जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? देखिए, टाइम बहुत ही क्रिटिकल चल रहा है। बहुत ही क्या कहते हैं, जोखिम से भरा हुआ टाइम चल रहा है। तो अपने आप को बचा कर रखिए। जैसा कि आज सर भी बता रहे थे, संजीव सर भी आप सबको बता रहे थे कि जो अपने आप को बचा कर रखिए, क्योंकि आप सिर्फ अकेले नहीं है, अपने परिवार है, आपका पूरा परिवार है। और परिवार के साथ पता नहीं कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो खुद को बचा कर रखिए, अपने परिवार को बचा कर रखिए। तो इस महामारी में, ये जो कोरोना महामारी फैली हुई है, इसमें आप लोग देख ही रहे होंगे, अक्सर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या न्यूज़ चैनल पर देख रहे होंगे क्या हाल हुआ है। तो बहुत ही बेकार सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है, तो इससे बचकर रहिए। और आप लोग क्या कहें, गर्म पानी का यूज कीजिए। माना कि गर्मी आ गई है, लेकिन फिर भी आप ठंडे पानी की जगह गर्म पानी का यूज कीजिए। सुबह उठने के बाद थोड़ा गर्म पानी पीजिए। और आप एक काम कीजिए, अगर मेरी माने तो आप एक काम कीजिए कि आप विटामिन सी विटामिन सी की टैबलेट ले लीजिए। कौन सी? विटामिन सी की टैबलेट ले लीजिए। देखिए, चाहे कोरोना पेशेंट हो, उसको भी ये टैबलेट दी जा रही है। और ये टैबलेट ऐसा नहीं है कि कोई बीमार हुआ वही खा सकता है। विटामिन सी हमें कई सारी जगह से मिलता है, जैसे संतरे से हमें मिलता है, तो आंवले से मिलता है। तो हम इसे, अगर संतरा नहीं खा पा रहे हैं, आंवला नहीं खा पा रहे हैं, तो हम विटामिन सी की टैबलेट भी ले सकते हैं। तो आप इसे ले सकते हैं और डेली एक टैबलेट खा सकते हैं। इससे क्या रहेगा, आप स्वस्थ बने रहेंगे। और ये कोरोना पेशेंट को भी दी जा रही है, और इसमें नॉर्मल पर्सन भी खा सकता है इसमें। तो आप ये ले लीजिए। आई थिंक बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है। एक्चुअल प्राइस तो मुझे पता नहीं, 20-25 रुपए की 12 गोली आती हैं। तो आप एक डेली खा लीजिए, और इसे वो पानी से लेने की जरूरत नहीं है। बस रैपर फाड़िए और इसे आप जो है टॉफी की तरह खा सकते हैं। तो आप ये टेबलेट ले सकते हैं, 20-25 रुपए की है, ठीक है। तो खुद को सुरक्षित रखिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। और पता नहीं कितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे परिवार से, फिर रिलेटिव्स हैं, आसपास के रहने वाले लोग हैं। तो सबके बारे में ध्यान रखते हुए, सबके बारे में सोचते हुए, खुद का ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, अगर अपना ध्यान रखते हैं तो ऐसा नहीं है सिर्फ हम अपना ध्यान रख रहे हैं, सेल्फिश हैं। हमसे कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो उन सबका ध्यान भी साथ में रखा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। और कल हमने जो देखा था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने सबसे पहले ये देखा था कि संविधान सभा कैसे बनी थी और संविधान सभा ने कैसे अपना जो काम स्टार्ट किया था। इसके बाद मैंने बताया था पहली मीटिंग कब हुई थी, दूसरी मीटिंग कब हुई थी, ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन कब आया था, कौन लेके आया था, कैसे काम करना स्टार्ट हुआ था, कमिटीज बनी थी, ये सब मैंने बता दिया था। इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद में मैंने आप सबको बता दिया था कि इंडिपेंडेंस से पहले टोटल सीटें कितनी होती थी, 389 होती थी। और जिनको कि 296 एंड 93 में बांटा गया था। 296 कौन? जहां ब्रिटिशर्स राज करते थे भारत के जिस हिस्से पर, वहां पर कितनी सीटें थी? 296, इनका इलेक्शन होना था। और 93 पर कौन थी? प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था। यहाँ से मनोनीत करना था उनको जो है, और यहाँ से निर्वाचन होना था, मतलब इलेक्शन होना था, यहाँ से नामांकित होने थे, मतलब नॉमिनेट होने थे, ठीक है। सर, जनरल साइंस की क्लासेस कब से चालू होंगी? देखिए, बस एक दिन में सब कुछ नहीं होता है, बस धीरे धीरे हो जाएंगी। अभी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हुई है आपकी, और जल्द ही आपकी जो है ज्योग्राफी की या फिर हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद ही साइंस की क्लास भी और स्टैटिक जीके की सारी क्लासेस हो जाएंगी। मतलब सिलेबस सारा कवर करा दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा क्या है कि सिचुएशन भी बहुत ज्यादा खराब चल रही है। अभी मैं आ रहा था तो आते टाइम यहीं बिल्कुल ही एकेडमी के पास में ही, एक्चुअल में सैटरडे संडे यहाँ देहरादून में लॉकडाउन रहता है। तो यहाँ चेकिंग हर हर मोड़ पर, हर चौराहे पर चेकिंग चल रही है। ये नहीं है कि आपको गाड़ी के कागज देखने हैं या फिर आपका जो है हेलमेट चेक किया जा रहा है। तुमसे पूछा जा रहा है, चाहे सब कुछ परफेक्ट है फिर भी पूछा जाएगा तुम बाहर ही क्यों निकले घर से। तो फिर भी इन सब के बीच में आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो धीरे धीरे आपकी सारी क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, और बाकी आफ्टर इंडिया कितनी सीटें हो गई थी? 299 हो गई थी, जिनको हमने 229 और 70 में जो है बांटा था। 229 इंडियन प्रोविंस, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया लिखा और यहाँ पर इंडियन प्रोविंस लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इससे पहले ब्रिटिशर शासन करते थे, हमारे ऊपर राज करते थे, तो मैंने ब्रिटिश इंडिया लिखा। यहाँ पर क्या है, 15 अगस्त आ चुका है, हम आजाद हो चुके हैं, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, इसलिए मैंने इंडियन प्रोविंस लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट तो देसी रियासतें थी। चलिए, तो यहां तक मैंने बता दिया था। इसके बाद हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे अदर फंक्शंस ऑफ द असेंबली, अदर फंक्शंस एंड फैक्ट्स ऑफ द असेंबली, हम ये देख रहे थे, ठीक है। कल क्लास होगी क्या? कल संडे है, तो मुझे अभी पता नहीं, शेड्यूल देख के हिसाब से अगर होगी तो अभी आज शाम को ही रात तक शेड्यूल डल जाएगा। अगर होगी कल क्लास तो रात तक शेड्यूल डल जाएगा, और नहीं होगी तो फिर नहीं होगी, आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा वो टेलीग्राम में, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैंने बताया अदर फंक्शंस ऑफ द असेंबली।
सबसे पहले मैंने क्या बताया था, असेंबली ऑल्सो वर्क एज लेजिस्लेटिव बॉडी, इसको मैंने डायग्राम के थ्रू तुम्हें समझाया था कि देखिए जब अंग्रेज थे भारत में जब अंग्रेज थे तो भारत के जो लोग थे उनके लिए कानून कौन बनाता था, अंग्रेज बनाते थे। अब क्या हुआ, 15 अगस्त को अंग्रेज तो छोड़ के चले गए भारत को, अब भारत में एक काम तो चल ही रहा है, क्या चल रहा है, संविधान बनाना। संविधान बना ही रही है, कौन बना रही है, संविधान सभा क्या कर रही है, संविधान बना रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बना रही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, ये काम तो चल ही रहा है। और इसके अध्यक्ष कौन है, आप सबको पता है, मैंने बताया था, राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। लेकिन अब भारत के लिए कानून कौन बनाए, आज जो कानून बनाता है वो संसद बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, लेकिन उस टाइम पर कौन बनाता होगा जब अंग्रेज छोड़ के चले गए। तो ये जो संविधान सभा थी इसी को कानून बनाने का काम भी दिया गया, इसी को लॉ बनाने का काम भी दिया गया। और संविधान सभा कितने काम करने लगी, दो काम करने लगी, एक टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा टू मेक लॉ, कानून बनाने का काम करने लगी। कि सर जब कानून भी बना रही है संविधान भी बना रही है तो क्या एक ही अध्यक्ष रहेगा, नहीं। जब संविधान सभा, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिलती थी, तब उसका काम अध्यक्ष कौन होता था, तब उसका प्रेसिडेंट कौन होता था, राजेंद्र प्रसाद। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉ बनाने के लिए मिलती थी, कानून बनाने के लिए मिलती थी, तो उसका अध्यक्ष कौन होता था, प्रेसिडेंट कौन होता था, जीवी मावलंकर। सर ये कैसे चलता था, देखिए आज के दिन, आज की अगर हम बात करें, आज क्या है 1 मई, तो 1 मई के दिन मान लो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिली है, तो अध्यक्ष बन जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। अब 2 मई को संविधान सभा किस लिए मिलेगी, कानून बनाने के लिए, तो अध्यक्ष कौन बन जाएंगे, जीवी मावलंकर। और यही बाद में जाकर के लोकसभा के, किसके, लोकसभा के पहले स्पीकर बने थे। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे बनता है सीएचएसएल वगैरह में या फिर एयरफोर्स में या नेवी में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। तो ये यहां तक रहा। कितनी वीमेन थी, मैंने बताया तो 15 वीमेन थी, 15। बाकी देखो अभी मैं यहां तुम्हें एक बार समझा देता हूं, इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसके बाद में मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछने का टाइम दूंगा। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इससे रिलेटेड जो भी तुम्हारे डाउट हैं सारे पूछ लेना तुम, ठीक है। तो फिलहाल जरा पढ़ने पर ध्यान देंगे और नोट करते रहिए, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए इसको, ताकि खुद जब नोट करते हैं, मान लो उसको जब हम रिवाइज करते हैं ना फटाफट से रिवाइज हो जाता है, मेरे साथ साथ नोट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो मैंने कल करा दिया था। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि और क्या काम था, इट एडॉप्टेड द नेशनल एंथम। चलिए मैं इसको आपको बता देता हूं, बाद में हम जो पीडीएफ के थ्रू देखेंगे। एक बार जरा ध्यान दीजिए, एक बार जरा ध्यान दीजिए, मैंने तुम्हें कितनी डेट बताई थी, एक बताई थी 9 दिसंबर जिस दिन पहली मीटिंग हुई थी, सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। दूसरी मीटिंग मैंने बताई थी, कब बताई थी, 11 दिसंबर वाले दिन, और 11 दिसंबर को क्या हुआ था, राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट किया गया था। इसके बाद तीसरी मीटिंग मैंने बताई थी 13 दिसंबर को, उस दिन क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद एक और मीटिंग बताई थी मैंने 22 जनवरी 1947 को, हाँ तो 1947 को उस दिन क्या हुआ था, उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास किया गया था। तो मैंने 3 से 4 डेट बताई हैं। अब जरा एक इंपॉर्टेंट डेट और है तो उसको भी सुन लो, ठीक है, एक मिनट। चलिए तो एक इंपॉर्टेंट डेट और है, जरा फटाफट से सुनेंगे। डेट का नाम है, डेट का नाम है 26 नवंबर 1949। क्या, 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, देखिए संविधान सभा जो संविधान बना रही थी, संविधान सभा जो संविधान बना रही थी, वो संविधान बनकर तैयार हो गया था, वो संविधान बनकर तैयार हो गया था। किस दिन तैयार हो गया था, किस दिन तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो हमने 26 नवंबर को 1949 को संविधान को क्या किया था, एडॉप्ट किया था, एडॉप्ट किया था, अपनाया था। क्या किया था, अपनाया था। और एक डेट और आती है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950।
इस दिन हमने संविधान को क्या किया था? इस दिन हमने संविधान को इंप्लीमेंट किया था। इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? लागू किया। लागू किया। तो संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। और हमने अपनाया का मतलब क्या है? हमने कहा कि यह संविधान बनकर तैयार हो गया है, हम इसी संविधान को क्या करेंगे? अपने भारत के लिए लागू करेंगे। लेकिन हमने उस संविधान को लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमने उस संविधान को 2 महीने बाद लागू किया। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो उसको हमने फोर्स में आया, वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो यहां पर ये डिफरेंस बनता है कि सर जब 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो हमने इसको लागू क्यों नहीं किया? हम 2 महीने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम 2 महीने का इंतजार क्यों कर रहे हैं लागू करने के लिए? जब बनकर तैयार हो गया, लागू कर दो। तो जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को ध्यान से सुनना। क्या पॉइंट है वो? कि वैसे तो हम उसको हिस्ट्री में जब पढ़ते हुए आते हैं तभी पढ़ते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं, कोई भी पूछ रहे तुमसे तो, कि आईएनसी का नाम तो सुना होगा तुमने, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, जो आज की कांग्रेस पार्टी है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो इसके क्या होते हैं? हर साल एक मीटिंग होती है, पूरे साल भर में एक मीटिंग होती है, पूरी पार्टी की मीटिंग होती है, उसमें सिर्फ पार्टी के मेंबर आते हैं। मतलब मेंबर जो है आपस में मीटिंग करते हैं, पार्टी के मेंबर जितने भी होते हैं। तो हर साल जो पार्टी की मीटिंग होती है, वो जब से पार्टी बनी है उस दिन से हर साल होते आ रही है, ठीक है। तो बात थी 1929 की। कब की? 1929 की बात थी। 1929 में क्या हुआ? ये जो पार्टी की मीटिंग हुई थी, ये हुई थी लाहौर में। कहां पर हुई थी? लाहौर में। लाहौर में ये मीटिंग हुई थी 1929 में। और इस टाइम पर इस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है भाई, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो इस दिन कांग्रेस बोली कि ये अंग्रेज हम पर बहुत टाइम से शासन कर रहे हैं, अब हम इनके अंडर नहीं रहेंगे, और हम क्या है, अब हम आजाद होकर रहेंगे, और हम पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। हम क्या करके रहेंगे? पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेकर रहेंगे। अब हम इनके अंडर काम नहीं करेंगे, ऐसा कहा कांग्रेस ने। कब? 1929 में। और कहा कि हम हर साल क्या बनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। कब कहा था? 1929 में। किस सेशन में? लाहौर सेशन में, कि हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ध्यान से सुनिए, स्वतंत्रता दिवस मतलब इंडिपेंडेंस डे। और अगले साल से 1929 में कहा था, और अगले साल से 1930 से किस दिन? एक मिनट, 1930 से किस दिन? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को 1930 के बाद से हम क्या कर रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है? तो क्लियर नहीं दिख रहा है तो फोन के ऊपर जाना, 3 डॉट होते हैं, उन डॉट पर क्लिक करना, और वहां पर क्वालिटी होगी, क्वालिटी का पिक्सल बढ़ा दो। अगर किसी का 240 है तो 360 कर दो, किसी का 360 है तो 480 कर दो। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, पिक्सल बढ़ा दो। हो तो हम 26 जनवरी से क्या मना रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे। अच्छा ठीक है, मना रहे थे, हम तो मनाते आ रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो मनाते आते आते साल आ गया 1947। साल कौन सा आ गया? 1947 आ गया। साल 1947 आ गया। तो 1947 में क्या हुआ? अंग्रेजों ने हमें क्या कर दिया? आजाद कर दिया। कब आजाद कर दिया? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को अंग्रेजों ने हमें आजाद कर दिया। और हम इंडिपेंडेंस डे किस दिन मनाते आ रहे हैं? 26 जनवरी को। तो इस डेट की तो महत्वता खत्म हो जाएगी ना। इस डेट की क्या इंपॉर्टेंस रही कि 1930 से हम यहां पर इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने हमें कब आजाद कर दिया? 15 अगस्त को आजाद कर दिया। तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे। अंग्रेजों से कहते थे भाई रुक जा रुक जा रुक जा, अभी आजाद मत कर हमें, अभी थोड़ी सी और गुलाम बनना चाहते हैं हम, हमें एक काम करना, 15 अगस्त की जगह 26 जनवरी 1948 को आजाद कर देना। या तो ये ऑप्शन था हमारे पास, या फिर ये था चल आजाद कर रहा है, करके निपट और भाग। तो हमने दूसरा वाला ऑप्शन अपनाया कि अभी जब आजाद कर रहे हैं तो तभी आजाद कर दो, वरना कल को इनका मूड चेंज हो गया फिर नहीं जाएंगे ये। तो हम आजाद हो गए 15 अगस्त को, और हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे 26 जनवरी को। तो अब 26 जनवरी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। तो हमने क्या किया?
हमारा जो संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, हमने कहा हम 2 महीने रुक जाते हैं, इस संविधान को हम 26 नवंबर की जगह कब इंप्लीमेंट करेंगे? 26 जनवरी को करेंगे। इस संविधान को हम कब इंप्लीमेंट करेंगे? 26 जनवरी को करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसलिए हमने जो है संविधान को 26 नवंबर की जगह 26 जनवरी को इंप्लीमेंट किया था। समझ गए तुम? चलिए, रिपब्लिक डे गुरुजी, रिपब्लिक डे मना रहे हैं भाई, तुम समझे नहीं। मैं कह रहा हूं कि 1930 से हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाते थे, लेकिन 1950 के बाद से हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं। यही तो कहानी सुना रहा था मैं तुम्हें इतनी देर से, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ नोट किया हुआ है, इसमें तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें लिख रखा है, ठीक है। अब जरा एक चीज समझो, अब जरा एक चीज समझो, जब 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 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, 26 जनवरी नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, और हमने इसे इंप्लीमेंट कब कर दिया था? 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट कर दिया था। तो इस संविधान में क्या था ये देख लो जरा। इस संविधान में 395 आर्टिकल थे, सब कुछ लिखा हुआ है पीडीएफ में, सब लिखा हुआ है पीडीएफ में। 395 क्या थे? आर्टिकल थे। 395 क्या थे? अनुच्छेद थे। सर अनुच्छेद क्या होते हैं? मैं अभी बताऊंगा तुम्हें अनुच्छेद क्या होते हैं, पार्ट क्या होते हैं, शेड्यूल क्या होते हैं, प्रियम्बल क्या होता है, सब बताऊंगा। 395 अनुच्छेद थे, और यहां पर 22 पार्ट थे, पार्ट मतलब भाग थे, 8 शेड्यूल थे, शेड्यूल मतलब अनुसूचियां, और एक क्या था? प्रियम्बल था। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, ठीक है। तो ये इतना सामान था जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इतना सामान था जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्या? 395 अनुच्छेद, 22 पार्ट, 8 शेड्यूल, एक प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, ठीक है। तो इतना सामान था। ये सब तुम्हारी पीडीएफ में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये सब पीडीएफ में ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलिए, तो अब देखो जरा पीडीएफ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अब हम पीडीएफ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखो जरा, देखो जरा, इसमें कुछ नहीं है, बस इस चैप्टर को ज्यादा नहीं, 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना, 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना अपने नोट्स को। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, एक भी क्वेश्चन ना बाहर जाएगा। अच्छा, तो थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट था, वो तो मैंने तुम्हें बताया ही था, फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा याद करने वाला पार्ट है। अगले चैप्टर से मतलब जो कल की क्लास होगी वहां से हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। वहां से तो हमें चीजों को बस समझते हुए चलना है। चलिए, 12 शेड्यूल हैं। अबे भाई मैं तब की बात कर रहा हूं, मैंने क्या लिखा? जब संविधान बना था तब कितने शेड्यूल थे? तब 8 शेड्यूल थे। प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल हैं। तब 22 पार्ट थे। प्रेजेंट टाइम में कितने पार्ट हैं? 25 पार्ट हैं। चलो आ जाओ जरा। इट एडॉप्टेड द नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24। हमारा संविधान लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसने नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, जो हमारा राष्ट्रगान है, जो हमारा राष्ट्रगान है और जो राष्ट्रगीत है, उसे कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन क्या हुआ? इट इलेक्टेड द राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कौन? राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन बन गए? भारत के कौन बन गए? प्रेसिडेंट बन गए। कब? 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को 3 काम हुए थे। सबसे पहला काम, हमने हमने राष्ट्रगान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को हमने क्या किया? राष्ट्रगान को अपनाया। दूसरा काम, हमने राष्ट्रगीत को अपनाया। दूसरा काम, हमने राष्ट्रगीत को अपनाया। तीसरा काम, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। कब बने भाई? 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। अमेंडमेंट क्या होता है? रुक जाओ जरा। तो यहां से 2-3 चीजें निकल के आई।
कि हमने राष्ट्रगान को अपनाया 24 जनवरी को, दूसरा राष्ट्रगीत को अपनाया, और तीसरा क्या, राष्ट्रपति बने, भारत के पहले राष्ट्रपति बने कौन, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई, ठीक है। दूसरा ये मैंने तुम्हें बता दिया, क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949. इट कंटेन्ड अ प्रियम्बल, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल्स। जो मैं अभी बता रहा था वो पीडीएफ में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। मैंने क्या बताया, लागू कब हुआ था, 26 जनवरी को, और बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर को। ठीक है भाई, चलिए इतना सब मैंने आपको बता दिया। अब मेरी बात सुनिए, क्या बात सुनोगे तुम यहां से, क्या बात सुनोगे, आगे चलते हैं, सुनना क्या है। तो यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो कमेंट बॉक्स में, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो कमेंट बॉक्स में। यहां तक जिसको डाउट है फटाफट से पूछो। सर 26 जनवरी 1950 से पहले देश कौन चला रहा था, भाई देख 1947 तक देख, पहले 1947 तक कौन चला रहे थे, अंग्रेज चला रहे थे, ब्रिटिशर्स चला रहे थे, हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, हम उनके गुलाम थे तब तक। 1947 से लेके और 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक देश किसके अकॉर्डिंग चल रहा था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारी संविधान सभा थी, वही कानून बनाती थी देश के लिए। तो 1947 से 1950 तक देश के लिए कानून कौन बनाती थी, संविधान सभा, और 1950 के बाद तो संविधान आ गया, फिर तो संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, आपने 22 जुलाई बताया था, अरे ओ, क्या कहूं मैं अब, तुम रिवाइज करते हो, जरा चेक करना पीडीएफ में मैंने 22 जुलाई को क्या बताया था। मैंने 22 जुलाई को बताया था झंडा को अपनाया था, जो हमारा फ्लैग है, पेंगली वेंकैया जी ने जो बनाया है, हमने उस झंडे को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 1950 को हमने किसे अपनाया, राष्ट्रगान को और राष्ट्रगीत को। ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हमने जो बनाया था, पहली बार मनाया था, वो बनाया था 26 जनवरी 1930 को। यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, क्लास के लास्ट में, जैसे कल क्वेश्चन करवाए थे वैसे आज क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, कल जैसे क्वेश्चन करवाए थे वैसे आज क्वेश्चन करवाऊंगा क्लास के एंड में, हर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा क्लास के एंड में। ठीक है, तो लास्ट के 20 मिनट में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, जितना पढ़ा रहा हूं इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनेगा वो सब करवाऊंगा। ठीक है, चलिए सब क्लियर है तो आ जाओ, बढ़ो आगे फिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर स्टार मार्क कर लो, इस पर क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो, ये दोनों चीजें। चलिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देन द लॉ मिनिस्टर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे, ये कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे उस टाइम पे, चलो ठीक है हमने मान लिया। तो ये कौन थे, लॉ मिनिस्टर। ड्राफ्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो मैंने तुम्हें बताया ही। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर साहब थे। तो बी आर अम्बेडकर साहब ड्राफ्टेड कमेटी के अध्यक्ष थे, तो ड्राफ्ट किसने तैयार किया होगा, बी आर अम्बेडकर साहब ने। ठीक है, ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, बी आर अम्बेडकर साहब को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी और उसके अध्यक्ष कौन थे, बाबा अम्बेडकर थे, इसीलिए फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मनु। किस नाम से जाना जाता है, मॉडर्न मनु, आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आधुनिक मनु के नाम से। यहां से स्टार मतलब 4-5 जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो। इन्होंने संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा था, एक नाम दिया था, क्या नाम दिया था, देखो जरा, कई बार पूछ रखा है, शायद पीसीएस यूपी पीसीएस के एग्जाम में आ रखा है, या मेरे को एग्जाम क्लियर नहीं है लेकिन पूछ रखा है। ठीक है, सेक्रेड डॉक्यूमेंट, नोट कर लो भाई। इन्होंने संविधान को क्या कहा, सेक्रेड डॉक्यूमेंट, मतलब पवित्र दस्तावेज, जो बी आर अम्बेडकर साहब थे, इन्होंने संविधान को क्या कहा,
पवित्र दस्तावेज कहा। इन्होंने कहा ये संविधान जो है एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, एक बहुत ही पवित्र दस्तावेज है, क्योंकि पूरा भारत इसी के अकॉर्डिंग चलाया जाएगा, तो ये पवित्र तो है ही। तो क्वेश्चन यहां से कैसे बनता है, हु सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट? किसने ये कहा था कि भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है? तो क्या टिक करके आ जाओगे? बाबा साहब अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर टिक करके आ जाना है, ठीक है। सर एक टॉपिक समझ नहीं आया। एक तरफ तो आप कह रहे थे कि एक सीट 1 मिलियन पर थी और इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। भाई जितने जितने भारत के जितने एरिया में ब्रिटिशर्स राज करते थे, भारत के जितने एरिया में ब्रिटिशर्स राज करते थे, वहां से इलेक्शन हुआ था। और इलेक्शन कैसे हुआ था मैंने बताया था। जनता ने किसको चुना? राज्य लेवल पर जो विधानसभा होती है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो जनता ने लेजिस्लेटिव असेंबली को चुना। और लेजिस्लेटिव असेंबली ने किसे चुना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो जनता ने डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं चुना, जनता ने लेजिस्लेटिव असेंबली को चुना, और लेजिस्लेटिव असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। जनता ने विधानसभा को और विधानसभा ने संविधान सभा को चुना था। ये तो मैंने तुम्हें बताया था, जो स्टेट लेवल पर होती है। तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड इस हिसाब से हुआ। अगर डायरेक्टली होता तो हम लोग पार्टिसिपेट करते। हम लोग जैसे आज राज्यसभा के इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, कौन पार्टिसिपेट करते हैं? विधायक करते हैं। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये जब हम लोकसभा देखेंगे, राज्यसभा देखेंगे ना, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तुम्हें एक डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। बस इतना करो कि जितना मैंने पढ़ा दिया, अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो तुम पूछ लो, आगे के डाउट मत पूछो, क्योंकि जैसे ही तुम आगे के डाउट पूछने लग जाओगे तो फिर या तो मैं बताऊंगा नहीं, या फिर अगर मैं उन्हें बताने बैठ गया तो फिर यहां पर हम जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारा टॉपिक बीच में छूट जाएगा, ठीक है। तो जितना पढ़ा रहा हूं मैं उससे रिलेटेड पढ़ते रहो। अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन छूट जाए तो कहना ना। चलिए, तो यहां तक मैंने बता दिया, ठीक है। अब जरा सुनो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब समझ रहे हो, ये विश्व का, पूरी दुनिया का, भारत का जो संविधान है ना, वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पूरी दुनिया का। इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइक द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। और हमें यहां से एक चीज और भी पता लग गई कि हमारा संविधान क्या है? लिखित है। और ब्रिटेन का संविधान क्या है? लिखा हुआ नहीं है, मतलब रिटन नहीं है। तो ब्रिटेन का संविधान रिटन नहीं है और हमारा संविधान कैसा है? लिखा हुआ है, रिटन है। चलो, तो कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, दूसरी बात, तो ये तो बात हुई है कि हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर यहां से ऐसे पूछ ले कि जो लिखित संविधान है, लिखित संविधान है, ये किस कंट्री से स्टार्ट हुआ था? ऐसा कौन सा कंट्री था जिसमें सबसे पहले लिखित संविधान आया था? तो वो था यूएसए। यूएसए मतलब अमेरिका। लिख लो भाई, पेन पेपर उठाओ, मेरे साथ पेन पेपर उठाओ और लिखो कि अमेरिका ऐसा पहला देश था जहां से लिखित संविधान की स्टार्टिंग हुई थी। अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री थ्रू विच द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड। तो लिखित संविधान कहां से स्टार्ट हुआ था? अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, ठीक है भाई, ओके। और हमारा क्या है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। अब जरा सुनो, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने क्या कहा, जब संविधान सभा बनी तो संविधान सभा को संविधान बनाने का काम दिया गया और उससे कहा गया बनाओ। तो संविधान सभा ने क्या किया? बहुत सारे देशों का, 50-60 देशों का संविधान ले आए और उसमें से देख देख के जो चीजें हमें अच्छी लगी वो हमने कॉपी कर ली। तो अब क्वेश्चन यहां से ऐसे बनता है, हमने कौन सी चीज कहां से कॉपी की, कौन सी चीज कहां से कॉपी की? एक तो ये होता है मैं तुम्हें सारी लिस्ट दे दूंगा और वो तुम्हें दे दूंगा कि भाई रट लो इस सबको। तो जब रटोगे तो फिर वही वाली बात है, रटना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूं कि जो जो टॉपिक पढ़ाता जाता हूं, जैसे मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा तो उसी टाइम बता दूंगा तुम्हें मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए और उस कंट्री ने कहां से लिए, कैसे शुरुआत हुई। नागरिकता बताऊंगा तो नागरिकता कहां से ली, प्रेसिडेंट बताऊंगा तो प्रेसिडेंट की पोस्ट कहां से ली, मैं साथ साथ में बताता हुआ चलता हूं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हर किसी एग्जाम में बनते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, बाकी सब मैं साथ ही साथ बताते हुए चलाऊंगा तुम्हें, ठीक है। क्या पूछा है? तुम तुम
तुम कंटेंट उठा के यहां से कहीं पर भी क्रॉस चेक कर सकते हो, किसी भी बुक में क्रॉस चेक कर सकते हो, नेट पर क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। ब्रिटेन का अलिखित था तो कैसे चलता है? अलिखित का मतलब क्या होता है? देखिए, अलिखित का मतलब ये होता है जैसे हमारा संविधान क्या है, एक किताब है, एक किताब है, और इसी को अलिखित का मतलब ऐसा नहीं है लिखा हुआ नहीं है। अलिखित का मतलब होता है जैसे नागरिकता है तो नागरिकता के पेजेस हमने लिए, स्टेपल कर दिए और अलग रख दिए। मौलिक अधिकार के पेजेस हमने एक जगह लिए, स्टेपल किए और अलग रख दिए। प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी हमने स्टेपल, मान लो 5-6 पेज जो थे स्टेपल किए, अलग रख दिए। प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड सारे पेजेस स्टेपल किए, अलग रख दिए। मतलब हर चीज के लिए अलग अलग हमने छोटी छोटी फाइलें बना दी। तो ये क्या हो जाता है? अलिखित हो जाता है। और लिखित का मतलब क्या है? हमने सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा किया और उसको क्या कर दिया? बुक बना दी। तो जहां बुक बन जाती है उसे कहते हैं लिखित। संविधान के संदर्भ में बता रहा हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। जब बुक बन जाती है तो उसे कहते हैं लिखित, रिटिन। और उन्हीं को जब अलग अलग रखा जाता है, प्रेसिडेंट के रिलेटेड चीजें अलग हो गई, वाइस प्रेसिडेंट की अलग हो गई, प्राइम मिनिस्टर की अलग हो गई, सुप्रीम कोर्ट की अलग हो गई, तो लिखा हुआ तो है लेकिन छोटी छोटी फाइलें बना रखी हैं, तो उसे हम कहते हैं अनरिटन। ठीक है भाई। सर रोशन सर से, चलो ठीक है भाई, ओके। आ जाओ जरा। तो मैंने क्या यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन किए हुए हैं कि डिनोट फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। हमने किस देश से क्या लिया, हमने किस देश से क्या लिया, जरा देखेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्या? पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट होती है उसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ, जो कानून का शासन चलता है, तुम सबको पता है कानून का शासन चलता है, जो कानून एक बार बन जाता है उसी का शासन चलता है, और जो कोई उसका उल्लंघन करता है उसे सजा मिलती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, और जो सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, ये सब हमने कहां से लिया है? ये सब हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। कहां से? ब्रिटेन से लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से लिया है। फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, क्या? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। जुडिशियल रिव्यू, अच्छा जरा समझ लो अभी जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। मैं यहां समझाऊंगा तो फिर आगे भी मुझे समझाना है, तो मैं इसे वहीं समझा दूंगा। अभी फटाफट से जरा एक बार देख लो, ओवरव्यू ले लेते हैं। बाकी ये सब डिटेल में, हम फंडामेंटल राइट हैं, कम से कम 4 से 5 क्लास लग जाएंगी इन सारे राइट्स को समझने में, तो टेंशन ना लो, ये सब हम वहां समझेंगे। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को हम कैसे हटाते हैं, प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग जिसे बोलते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब हमने कहां से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सब हमने लिया है अमेरिका से। फेडरल, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर फ्रॉम कनाडा, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसे हम पढ़ेंगे जब आर्टिकल 1 पढ़ेंगे। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 1 पढ़ेंगे ना, आर्टिकल 1 पढ़ेंगे, तब हम इसको पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। फेडरेशन विद, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, मजबूत केंद्र, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, केंद्र के पास ज्यादा पावर होती है, केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर होती है, राज्य सरकार के पास कम पावर होती है। तो मजबूती के साथ केंद्र, ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि बताओ जरा, फेडरेशन स्ट्रक्चर, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से। इमरजेंसी प्रोविजंस, जो आपातकाल लगता है, जो इमरजेंसी लगता है, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, या हम कह सकते हैं जितनी भी इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ये हमने कहां से लिए हैं? जर्मनी से। इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकाल जो लगता है, आपातकाल जो लगता है, ये हमने कहां से लिया है? जर्मनी से लिया है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन ऐसे बनता है, बताना जरा हमने इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिए हैं? तो जर्मनी से लिए हैं, हम टिक कर देंगे जर्मनी पर। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य, अधिकार नहीं कर्तव्य, फंडामेंटल राइट नहीं, मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल राइट कहां से लिए थे हमने? अभी तो बताया मैंने, फंडामेंटल राइट तो लिए हमने अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, कहां से लिए हमने? रशिया से। यूएसएसआर होता था उस टाइम पर ये, लेकिन अभी क्या है? रशिया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने लिए हैं रशिया से। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ में डलवाऊंगा, इसको क्या करना, एक बार रिवाइज कर लेना। पीडीएफ अभी मैं क्लास के बाद डलवा दूंगा, इसको क्या करना, एक बार रिवाइज कर लेना। इसके बाद जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, फिर से देखेंगे, इमरजेंसी को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, हम फिर से देखेंगे कहां से क्या लिया है। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बताओ जरा, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किस देश से लिए? क्या टिक कर दोगे? रशिया से लिए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है क्वेश्चन बनता है यहां से, वो मैं अभी करवाऊंगा। ये देखो, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ये मैं ऑलरेडी तो मैं करवा चुका हूं, अभी तो बताया था मैंने। इन 1950 when constitution came into force, when constitution came into force, it have 395 articles,
grouped in 22 part, 8 schedules, but now it have 448 plus articles. उस टाइम पर 395 होते थे, अब 448 से भी ज्यादा हो चुके हैं। 25 पार्ट हो चुके हैं, उस टाइम पे 22 होते थे, अब कितने हो गए? 25 हो गए। और 8 शेड्यूल होते थे पहले, अब कितने हो गए? 12 हो गए। सर शेड्यूल क्या होते हैं, पार्ट क्या होते हैं, प्रियम्बल क्या होता है, बता दो जरा। सब बताऊंगा, धैर्य रखो। सब बताऊंगा, धैर्य रखो। मॉस्को, जी हाँ बिल्कुल, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। पीडीएफ पहले डाल दिया करो। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी पीडीएफ क्या है पहले डाल दिया करूं। और मे बी कि एक काम करेंगे हम, पूरे वीक की पीडीएफ हम क्या करेंगे, जैसे मंडे टू सैटरडे जो पढ़ाऊंगा मैं, उसकी पीडीएफ संडे में ही डाल दो। जैसे कल संडे तो संडे में पूरे वीक की पीडीएफ डाल दूं, ये कोशिश करेंगे। और पहले मैं डाल दिया करूंगा, ठीक है। चलो, बाकी मैंने तुम्हें बता दिया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान को लागू किया गया था। बन के कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1950 को। और लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। और ये लिखाई तो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। और इट वाज ऑन दिस डे इन 1930 दैट पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड। तो ये मैंने तुम्हें बताई दिया था, इसी दिन क्यों लागू किया था, 26 नवंबर को क्यों नहीं? क्योंकि 1930 में हमने इस दिन क्या बनाया था? पूर्ण स्वराज डे मनाया था, या फिर कह सकते हैं इंडिपेंडेंस डे मनाया था, ठीक है। तो इस दिन की अहमियत को बरकरार रखने के लिए, इस दिन की इंपॉर्टेंस को बरकरार रखने के लिए हमने 2 महीने इंतजार किया और अपने संविधान को 26 नवंबर की जगह 26 जनवरी 1950 को लागू किया। चलिए, चलो भाई आ जाओ। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये बस इस चैप्टर का आखिरी टाइम चल रहा है। बस 2-4 फैक्ट और सुन लो, ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या थे? द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भाई क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारत का संविधान किसने लिखा है? भारत का संविधान किसने लिखा है, जैसे ये क्वेश्चन आएगा, फिर मैं बता रहा हूं 90% बच्चे टिक करेंगे बी आर अम्बेडकर साहब पर। किस पर? बी आर अम्बेडकर पर टिक करके आएंगे। लेकिन नहीं, अपने हाथों से। ये पूछ रहा है संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा है, तो किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनके द्वारा संविधान को अपने हाथों से लिखा गया है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के, ठीक है। ओके, अच्छा और बताऊं मैं तुम्हें, जब इनसे पूछा गया कि चलो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, संविधान को अपने हाथों से लिख रहे हो, कितने पैसे लोगे, कितने पैसे लोगे? तो इन्होंने बोला कि मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं 1 भी रुपया नहीं लूंगा संविधान को लिखने का। तो सब तो खुश हो गए कि चलो ठीक है पैसे बच जाएंगे। इन्होंने कहा लेकिन मैं क्या करूंगा, हर पेज पर अपना नाम लिखूंगा। क्या करूंगा मैं? हर पेज पर अपना नाम लिखूंगा। तो इन्होंने संविधान को लिखने के लिए पैसे नहीं लिए थे, हर पेज पर अपना नाम लिखा था, और बाद में जो है अपने दादाजी का नाम भी लिखा था कुछ पेजों पर, ठीक है। तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा एक्चुअल जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है अपने हाथों से लिखा गया है। चलिए ठीक है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इज हैंड रिटन एंड विद ईच पेज यूनिकली डेकोरेटेड बाय द आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन। शांति निकेतन से 2 आर्टिस्ट आए थे, शांति निकेतन से 2 आर्टिस्ट आए थे। उन्होंने क्या किया था, जैसे संविधान इन्होंने लिख दिया, तो संविधान जब लिख दिया गया तो उसके चारों तरफ संविधान, कहां गया, कोई पेज नहीं है क्या? संविधान, कोई बात नहीं, तुम समझो, जैसे बुक लिख दिया, तो संविधान जब लिख दिया तो संविधान के चारों तरफ में यहाँ पर ऐसे डिजाइन बनाई हुई है। कैसे? हर पेज पर ऐसे डिजाइन बनाई हुई है। तो ये डिजाइन किसने बनाई? ये डिजाइन किसने बनाई? किसने? राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने। राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस के द्वारा संविधान के हर पेज पर क्या बनाई हुई है? डिजाइन बनाई हुई है। तो समझ आ गया ओरिजिनल संविधान किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भाई किसी से भी पूछ लेना, अपने बगल वाले से, तैयारी करने वाले से, कि बताना जरा संविधान को किसने लिखा, डायरेक्टली आंसर देगा बी आर अम्बेडकर साहब ने। तो लेकिन उनको अपने हाथों से लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और उससे ये भी पूछ लेना, अच्छा चल तूने ये बता दिया कि चल बनाया किसने था, अब ये बता जरा उस पर डिजाइन किसने बनाई है, उस पर फूल पत्तियां किसने काटे हैं? तो फूल पत्तियां काटने वाले कौन है? राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो तुम्हारी पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है। अब जरा देखो और चीजें, देखो और क्या क्या है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, लेकिन उसका हिंदी वर्जन, उसको हिंदी में किसने लिखा, उसी को ट्रांसलेट करके हिंदी में किसने लिखा? भाई इंग्लिश में तो लिख दिया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, उसके बाद हिंदी में, इंग्लिश में तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिख दिया, लेकिन हिंदी में किसने लिखा?
तो संविधान को हिंदी में लिखने वाले आदमी का नाम क्या है? वसंत कृष्ण वैद्य। क्या? वसंत कृष्ण वैद्य। जी हाँ, वसंत कृष्ण वैद्य ही वो आदमी है जिन्होंने ओरिजिनल संविधान को, जो इंग्लिश में लिखा गया था, उसका हिंदी वर्जन लिखा। संविधान को हिंदी में लिखा है इन्होंने, वसंत कृष्ण वैद्य जी ने। ठीक है। अच्छा, अब पूछा जाए अगर कि जो संविधान है उसे बनने में टोटल कितना टाइम लगा? संविधान को बनने में टोटल कितना टाइम लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान को बनने में लगे। ठीक है, तो ये यहां से याद रखना, 2 साल 11 महीने 18 दिन। चलिए, अगर पूछ लिया जाए कि इसको बनाने में खर्चा कितना आया था, संविधान को बनाने में खर्चा कितना आया था, तो लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। कितने का? 64 लाख रुपीस का खर्चा आया था। क्या लिखा है सर? लाहौर में किस ईयर मीटिंग हुई थी? 1929 में। 1929 में, वो हम हिस्ट्री में देखेंगे अच्छे से। ठीक है, 64 लाख रुपीस। वैसे एक्चुअल में 63,96,729, 63,96,729 रुपीस का खर्चा आया था, लेकिन ये अप्रोक्स 64 लाख ही हो जाता है, तो इसलिए यहां लिख दिया अप्रोक्स 64 लाख। कि सर इतना पैसा कहां से खर्च हुआ था? अरे जो पेजेस बट रहे थे फोटोकॉपी कर करके, इसके बाद पेन यूज किए होंगे, मैं बता नहीं रहा था, समोसा भी खाए होंगे, पार्टियां भी की होंगी, तो उस सब का जो खर्चा था, वो कितना खर्चा था? खाने पीने का, पेजेस का, कॉपी का, पेन का, सबका खर्चा मिला के ये है 64 लाख रुपीस। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। तो यहां तक मैंने तुम्हें क्या बता दिया कि संविधान कैसे बना था, जब बन के कब तैयार हो गया था? 26, दूसरे पेन से लिखता हूं, बन के कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, और हमने लागू कर दिया उसको 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए, अब देखिए, उसमें मैंने तुम्हें क्या बताया? 395 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे। इसके बाद में 8 शेड्यूल थे और 12 पार्ट, 22 पार्ट थे। कितने? 22 पार्ट। और एक क्या था? प्रियम्बल था। आपने सुना होगा प्रियम्बल या प्रस्तावना। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रियम्बल, क्या है प्रस्तावना, और उसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। 6.5 करोड़ नहीं, लाख बताया होगा, लाख। 6.5 करोड़ नहीं, लाख बताया होगा, लाख। अच्छा, भाई जो खर्चा हुआ था वो हुआ था लगभग 64 लाख रुपए। चलिए, और दूसरी बात, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, कि आप किसी भी बुक से मैच कर लो, किसी भी नेट पर जाके मैच कर लो, लक्ष्मीकांत से, डीडी बसु से, एकदम ऑथेंटिक कंटेंट मिलने वाला है तुम्हें। ठीक है, सुनो जरा, ये क्या है? प्रियम्बल। ये ओरिजिनल प्रियम्बल है जो संविधान में लिखा हुआ है। ये ओरिजिनल डिक्टो वर्ड सेम है, लिखने का तरीका सेम है, लाइन भी सेम है। जैसे यहां से स्टार्ट हो रही है और ये लाइन यहां खत्म हो रही है, तो संविधान में भी ये लाइन यहीं से स्टार्ट हो रही है और यहीं खत्म हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये वाला पॉइंट यहां से आ जाएगा। बिल्कुल डिक्टो तरीका क्या है? यही है। ये है एक्चुअल में प्रियम्बल जो संविधान में लिखा हुआ है। क्या? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic republic and to क्या है ये? and to secure, हाँ, and to secure all its citizens the rights। ये इतने सारे राइट्स दिए गए हैं, तो ये हमारा क्या है? प्रियम्बल है। चलिए देखते हैं इस प्रियम्बल में क्या क्या है और उनको समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी में ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, आओ जरा यहां पर हम समझेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे? समझेंगे प्रियम्बल को। देखिए भाई, प्रियम्बल, सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो प्रियम्बल है, हमने हमने इस प्रियम्बल को कहां से कॉपी किया है? कि संविधान में एक प्रियम्बल होना चाहिए, संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए। हमने इसे किस देश से कॉपी किया है? सबसे पहली बात तो इस चीज को समझेंगे। हमने, हमारे संविधान में एक प्रियम्बल होना चाहिए, ये चीज किस देश से कॉपी की है? तो ये चीज हमने कॉपी की है कहां से? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से? अमेरिका से। तो हमारे संविधान में एक प्रियम्बल होना चाहिए, ये हमने कॉपी किया है अमेरिका से। अच्छा, जो संविधान की भाषा है, जो संविधान की भाषा है, क्या है? भाषा, लैंग्वेज, या फिर हम कह सकते हैं भाषा। तो संविधान की भाषा हमने कहां से ली है?
ऑस्ट्रेलिया से। दो चीजें तो मैंने तुम्हें यहीं से बता दी। एक्स वाई ग्रुप का एग्जाम हो, नेवी का एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं इस लेवल के, इनमें क्या पूछा जाता है कि प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, उसे हमने किस देश से कॉपी किया है? तो अमेरिका से। प्रियम्बल होना चाहिए, हमने इस बात को कहां से कॉपी किया है? अमेरिका से। प्रियम्बल होना चाहिए, चलो ठीक है, प्रियम्बल हो गया। इसकी जो भाषा है, प्रियम्बल में जो लैंग्वेज लिखी हुई है, जो भाषा लिखी हुई है, उस भाषा को हमने कहां से कॉपी किया है? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से कॉपी किया है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें याद रख लेना। यहां से मैंने यहां लिख रखा है ऑलरेडी, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद अ प्रियम्बल। अमेरिका में सबसे पहले क्या आया था? प्रियम्बल। और दूसरी बात, मैंने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी बताया था। तो अमेरिका में सबसे पहले क्या आया था? प्रियम्बल आया था। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। मतलब मैनी कंट्रीज मतलब बहुत सारे देशों ने अमेरिका से प्रियम्बल कॉपी किया, उनमें से एक भारत भी है। तो भारत ने भी प्रियम्बल को कहां से कॉपी किया है? अमेरिका से कॉपी किया है। द टर्म प्रियम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन। अच्छा, इस चीज को अब हम समझते हैं। तो मैंने दो चीजें बता दी कि हमने प्रियम्बल को कॉपी किया है अमेरिका से, और इसकी भाषा को कॉपी किया है हमने। भाषा को कहां से कॉपी किया है? लैंग्वेज को कहां से कॉपी किया है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ये दो चीजें बता दी कि सर अब प्रियम्बल है क्या, ये भी बताई दो। तो मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। मैं तुम्हें प्रियम्बल वैसे बता चुका हूं, लेकिन कनेक्ट करो जरा। कैसे कैसे? एक डेट आई थी संविधान सभा में, एक डेट थी जिसका नाम था 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एक इंसान का नाम था कुछ, बताना जरा क्या नाम था, जो कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर आया था संविधान सभा में। एक इंसान का नाम था, क्या नाम था? जेएल नेहरू। जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में क्या लेकर आए थे? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए थे। कब लेकर आए थे? 13 दिसंबर 1946 को। ये मैंने तुम्हें बताया था। और मैंने तुम्हें क्या बताया था? उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या था? एक पेज लेकर आए थे, उस पर लिख दिया था कि हम संविधान में किसकी बात करेंगे? भाईचारे की बात करेंगे। हमारे जो देश के लोग हैं उन सबको भाईचारा बनाकर रखना है, सबको मिलजुल कर रहना है, चाहे वो हिंदू हो कोई भी हो। हम सब किसकी बात करेंगे? समानता की बात करेंगे। सबको समानता मिलनी चाहिए, सबको हर चीज में समान अवसर मिलना चाहिए। हम किसकी बात करेंगे? फ्रीडम की बात करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे। हमारे देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। तो मैंने बताया था, एक पेज पर लिख के आए थे कि हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे अपने संविधान को बनाते समय। तो ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उसी को हमने नाम बदल कर क्या कर दिया? प्रियम्बल कर दिया। उसी को हमने नाम बदल कर क्या कर दिया? प्रियम्बल कर दिया। तो संविधान बनने से पहले इसका नाम क्या था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था। और संविधान जब बन के तैयार हो गया तो हमने कहा कि ये जो पेज शायद ये भी तो खराब जाएगा, हम क्या करो इसको, इसका नाम कर दो प्रस्तावना। इसका नाम क्या कर दो? प्रस्तावना, प्रियम्बल कर दो। इसका नाम क्या कर दो? प्रियम्बल कर दो, प्रस्तावना कर दो। और इस पेज को हमने कहा ऐड कर दिया? जैसे बुक है, तो किसी भी बुक को मान लो अगर हम लेते हैं, किसी भी बुक को लेते हैं, तो बुक का जो पहला पेज होता है, क्या? बुक का जो पहला पेज, ये जैसे हमने कवर हटाया, कवर हटाने का जो पहला पेज होता है, वहीं पर हमने इस पेज को ऐड कर दिया। पहले क्या होता था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, हमने इसका नाम बदल दिया, उसका नाम रख दिया प्रियम्बल। ठीक है, चलिए। तो यहां से समझ आ गया तुम्हें प्रियम्बल को हमने कहां से कॉपी किया? प्रियम्बल का तरीका हमने लिया अमेरिका से, लैंग्वेज ली ऑस्ट्रेलिया से। और प्रियम्बल था क्या, प्रियम्बल में लिखा क्या गया है वो मैंने बता दिया। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसी में दो चार चेंज करके हमने जो है लिख दिया। तो जरा देखो द प्रियम्बल। हाँ, तो यहां पर क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन। तो मैंने तुम्हें बताया था कि उस पेज में क्या लिखा हुआ था, उस पेज में क्या लिखा हुआ था, हमारा संविधान कैसा होगा। तो हमारा संविधान क्या होगा, मतलब एक तरह से वो संविधान का क्या दे रहा है? इंट्रोडक्शन दे रहा है। इसीलिए हम प्रियम्बल को क्या बोलते हैं? इसीलिए हम प्रियम्बल को क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हम प्रियम्बल को क्या बोलते हैं? प्रियम्बल को हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ऑलरेडी पीडीएफ में तो लिखा हुआ है, संविधान का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसी को हम, प्रियम्बल को, या फिर संविधान का परिचय बोलते हैं। और ज्यादा हम कहेंगे तो क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिटी कार्ड। क्या बोल सकते हैं?
आइडेंटिटी कार्ड बोल सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को हम इंट्रोडक्शन की जगह और क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड। क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड क्या करता है, मान लो मेरा आइडेंटिटी कार्ड है तो मेरे बारे में बताएगा ना, ऐसे ही प्रियम्बल किसके बारे में बताता है, संविधान के। तो ऐसे हम आइडेंटिटी कार्ड भी बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो ये ऑलरेडी लिखा हुआ, द टर्म प्रियम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन, प्रियम्बल इज ऑल्सो नोन एज द आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको संविधान का परिचय भी कहा जाता है और पहचान पत्र भी कहा जाता है। सर लैंग्वेज में क्या कॉपी किया भाई, लैंग्वेज में जो लिखने का तरीका होता है, लिखने का जो तरीका होता है, उस तरीके को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, उस तरीके को हमने संविधान में प्रियम्बल को कैसे लिखा जाए, उस तरीके को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है। ओके अब आ जाओ, ये चीज तो तुम्हारे पेज में लिखी हुई है, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय द जेएल नेहरू। तो यही चीज तो मैं तुम्हें बता रहा था कि 13 दिसंबर 1946 को जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो उद्देश्य प्रस्ताव जेएल नेहरू लेकर आए थे, वही क्या था, हिंदी में। हाँ तो हिंदी में क्या हो जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव। पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है क्या, उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उसी उद्देश्य प्रस्ताव में थोड़े बहुत चेंज करके हमने उसका नाम क्या रख दिया, प्रियम्बल रख दिया। ठीक है भाई। हाँ और इसे पास कब किया गया था, बिल्कुल सही है, इसे पास किया गया था 22 जनवरी 1947। मतलब तुमने पहली क्लास भी पढ़ी है और दूसरी भी पढ़ी है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो बी आर अम्बेडकर ने क्या किया, बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में बहुत ही मदद की थी बी आर अम्बेडकर साहब ने, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक पर। अब क्या हुआ यहां पर देखिए, यहां पर बड़ी दिक्कत आ गई कि संविधान को हमने, मतलब प्रियम्बल को हमने किस में ऐड कर दिया, संविधान में ऐड कर दिया। प्रियम्बल को हमने संविधान में ऐड कर दिया, और संविधान में कहा ऐड किया, सबसे पहला पेज, क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड है तो सबसे ऊपर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन है सबसे ऊपर होना चाहिए, तो हमने उसको ऐड कर दिया। ऐड करने में कि फिर क्वेश्चन ये उठा कि इसको हमने ऐड किया है संविधान में, और संविधान बनने के बाद में ऐड किया है, क्या ये संविधान का भाग है या नहीं है, ये क्वेश्चन उठा। क्या ये प्रियम्बल संविधान का भाग है या नहीं है, ये क्वेश्चन उठा। कि अब इस क्वेश्चन को कौन क्लियर करेगा, तो क्वेश्चन को कौन क्लियर करता है, अगर हमारी लड़ाई भी हो जाए तो उस लड़ाई को कौन सॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब जुडिशरी में लेके गए, और जुडिशरी में कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्वेश्चन उठा कि प्रियम्बल संविधान का भाग है या नहीं है, तो इस चीज का चलो, तो इस चीज का क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, क्या भाई प्रियम्बल संविधान का भाग है, तो सुप्रीम कोर्ट बोला। कब पूछा गया था, 1960 में। 1960 में एक केस हुआ था, इस केस का नाम क्या था, बेरूबरी यूनियन केस। एक केस हुआ था 1960 में, बेरूबरी यूनियन केस, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि भाई हाँ ये जो प्रियम्बल है, ये जो प्रस्तावना है, क्या ये संविधान का भाग है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि संविधान का भाग प्रियम्बल, ना तो ये किसी को पावर देता है प्रियम्बल, ना किसी पावर को कम करता है। मतलब जो चीजें इसमें लिखी हुई हैं वो संविधान में भी लिखी हुई हैं, जो चीज प्रियम्बल में लिखी हुई है वो चीज संविधान में ऑलरेडी लिखी हुई है, तो ये भाग नहीं है। तो बेरूबरी यूनियन केस में क्या कह दिया, क्या कह दिया कोर्ट ने कि प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है। जो बेरूबरी यूनियन केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूबरी यूनियन केस 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, अब जरा ये सुन लो, क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ऐसा कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो कौन सा केस था भाई, बेरूबरी यूनियन केस, बेरूबरी यूनियन केस था ये। तो ठीक है, ये बात हो गई, ये केस हुआ था। अब थोड़े दिन ही बीते थे, ज्यादा दिन नहीं बीते थे, थोड़े दिन ही बीते थे कि 1973 की बात है, ये 1960 में हुआ था। और 1973 में एक बहुत ही फेमस केस हुआ था जिसका नाम आप सबने सुना होगा, जिसका नाम आप सबने सुना होगा, इस केस का नाम केशवानंद भारती केस। कौन सा,
केशवानंद भारती केस, पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये केशवानंद भारती केस, इसका नाम आप सबने सुना होगा। संजीव सर का क्लास जल्द ही होगा, संजीव सर का क्लास भी, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस में 1773 में फिर से पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि भाई एक काम करते हैं, जब ये प्रियम्बल संविधान का भाग ही नहीं है तो इसमें ऐड क्यों कर रखा है, फाड़ के फेंक दो इसको। जब संविधान का भाग ही नहीं है प्रियम्बल तो इसको फाड़ के फेंक दो, लगाई क्यों रखा है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कि क्यों रुक जाए, जब भाग नहीं है तो फाड़ के फेंक रहे हैं हम इसको। कि नहीं 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 सुनो, वो हमसे गलती हो गई थी, गलती हो गई थी, जब संविधान में लिखा हुआ है। और मैंने क्या बताया कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था इसको 22 जुलाई नहीं जनवरी 22 जनवरी 1947 को, तुम सबको पता है 22 जनवरी 1947 को पास किया था किसने, संविधान सभा ने। सुप्रीम कोर्ट कह रहा जब संविधान सभा ने ही मान लिया कि ये पार्ट है तो हम क्यों नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में केशवानंद भारती केस में, 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नहीं नहीं भाग है पार्ट है। रुक जाओ जरा, आप फाड़ के मत फेंकना, क्या है, पार्ट है। तो केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये क्या प्रियम्बल जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। तो यहां से दो चीजें हैं, डाउट बहुत बनता है तो समझना जरा। जो बेरूबरी यूनियन केस हुआ था कब हुआ था, 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो प्रियम्बल है, ये जो प्रस्तावना है, ये भाग नहीं है। और कुछ ही दिन बाद 1973 में केशवानंद भारती केस में प्रियम्बल को भाग क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल भाग है। तो यहां से दो केस बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनता है किस केस में मना किया था, और दूसरा क्वेश्चन बनता है किस केस में ये कहा था कि प्रियम्बल भाग है। साउंड तो ठीक आ रही है ना। चलिए एक बार बताना जरा कमेंट बॉक्स में फटाफट से, साउंड सही आ रही है ना, क्लियर आ रही है ना साउंड। बताना जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स में, साउंड में कोई दिक्कत थी क्या। साउंड क्लियर। चलिए फिर, तो सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, बड़ा ही कह सकते हैं कि जो मन करता है वो बोल देता है। पहले कह दिया पार्ट नहीं है, बाद में कह दिया पार्ट है। कह रहा पहले हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी देखने में, ठीक है। तो ये कह दिया, जरा समझो 2 मिनट का और है, फिर जो है यहीं तक रखेंगे आज। कि इन एनोदर केस, अच्छा हाँ, इसके बाद एक और केस हुआ था, इन एनोदर केस ऑफ LIC ऑफ इंडिया ऑन 1995। एक केस और हुआ था, कब हुआ था, 1995 में। केस का नाम क्या था, LIC ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा था ये संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ये कहा था कौन से केस में, LIC ऑफ इंडिया केस में 1995 में। लेकिन पार्ट तो है, तो जब कहा कि पार्ट है तो अच्छा, इंडिया के लोग क्या हैं, कभी भी एक काम सिंगल नहीं करते, उन्होंने कहा पार्ट है ना, है, चलो ठीक है। तो क्या हम इसमें चेंज कर सकते हैं, कि लगे हाथों एक दो क्वेश्चन और पूछ दो, जब पूछा ये पार्ट है तो ये भी पूछ दो, चेंज कर सकते हैं। कल को सुप्रीम कोर्ट मुकर गया तो लगे हाथों एक और क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर पार्ट है तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं इसमें प्रियम्बल में। तो सुप्रीम कोर्ट बोला चलो ठीक है, चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जब पार्ट है तो चेंज कर सकते हो, लेकिन बैकग्राउंड व्हाइट, चलिए ठीक है, अगली क्लास में कोशिश की जाए कि बैकग्राउंड व्हाइट रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो पार्ट तो है और तुम चेंज भी कर सकते हो, लेकिन क्या याद रखना कि तुम प्रियम्बल इज नीदर द सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर द प्रोहिबिशन टू द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ये बोला कि पार्ट तो है और चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन क्या याद रखना कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, कि सर बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कि कल को तो चेंज करते करते बोलो कि प्रियम्बल को ही खत्म कर दो, तो ऐसा नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, एक और बात आई थी निकल के सामने, एक और बात क्या निकल के आई थी कि प्रियम्बल ना किसी को पावर देता है ना किसी की पावर को कम करता है। प्रियम्बल ना किसी को पावर देता है ना किसी की पावर को कम करता है। प्रियम्बल क्या है, एक समरी है, संविधान की एक समरी है। तो समरी है तो वो क्या है, एक छोटे रूप में, इतना बड़ा संविधान पढ़ लो या फिर सिर्फ एक पेज पढ़ लो तो तुम्हें पता लग जाएगा संविधान कैसा है। ये समरी है, तो समरी है, किसी को ना पावर दे रही है ना किसी की पावर को कम कर रही है। तो तुमने कहा कि ना ये पावर देता है ना पावर को कम करता है, तो तुम क्या नहीं कर सकते, इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। तुम कल को जाके बोलो सुप्रीम कोर्ट में कि साहब मेरे प्रियम्बल का वायलेशन हुआ है, सरकार को सजा दो, ऐसा नहीं कर सकते तुम। तो इस चीज के
प्रियम्बल के वॉयलेशन के लिए तुम कहां नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इसीलिए ये क्या है, इट इज नॉट जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल मतलब यह न्याय संगत नहीं है। अगर कल को किसी का वॉयलेशन हो जाए, ऐसा नहीं कह सकते तुम कोर्ट में जाकर कि सर मेरे प्रियम्बल का उल्लंघन हुआ है, मेरी प्रस्तावना का उल्लंघन हुआ है। तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ना किसी को जब ये पावर दे ही नहीं रहा, ना किसी की पावर को कम कर रहा है, तो तुम इस चीज के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है भाई। तो अभी हमने सिर्फ इतना देखा कि प्रियम्बल क्या था। एक बार फटाफट से जरा रिवाइज करवा देता हूं, पर फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। क्या देखा, प्रियम्बल। प्रियम्बल होगा हमारे संविधान में कहां से लिया हमने, अमेरिका से लिया। प्रियम्बल की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली। प्रियम्बल किस पर बेस्ड था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे 13 दिसंबर के दिन। चलो ठीक है, इतनी बात मान ली। इसके बाद में प्रियम्बल भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, तो कितने केस हुए थे, 2 केस हुए थे। कौन कौन से, बेरूवरी यूनियन केस हुआ था 1960 में, इसमें कहा था पार्ट नहीं है, और केशवानंद भारती केस में कहा था पार्ट है 1973 में। तो ये तो हो गया। LIC ऑफ इंडिया एक और केस हुआ था जिसमें कहा था पार्ट है। हालांकि ये ना किसी को पावर देता है, ना किसी की पावर को कम करता है, इसीलिए ये क्या है, नॉन जस्टिफिएबल है। इसके वॉयलेशन के लिए तुम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो यहां तक हमने पढ़ा, इससे आगे हम कल देखेंगे। लेकिन अब क्या करते हैं, क्वेश्चन आ जाओ जरा फटाफट से। जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। आंसर मैं नहीं दूंगा, तुम दोगे फटाफट से, मैंने तो पढ़ा दिया तुम्हें अब। और मैं ये क्वेश्चन इसलिए नहीं लाया हूं कि ये टफ है या क्या है। एग्जाम देखना जरा, कौन से एग्जाम का है, यूपीपीसीएस 2007 में पूछ गया था। यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया था। जरा मैं भी देखूं, बता पाओगे इसका आंसर, नहीं बता पाओगे, फटाफट से धड़ 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 आंसर आना चाहिए। हु प्रपोज्ड द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कह सकते हैं हु प्रपोज्ड द प्रियम्बल बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऐसे भी पूछ सकते हैं। बताना जरा इसका आंसर फटाफट से। BR अम्बेडकर, बताओ जरा, प्रियम्बल किसने रखा था संविधान सभा के समक्ष, BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। किस दिन रखा था, 13 दिसंबर 1946 को। 13 ऑफ दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था, और वही जाकर क्या बन गया था, प्रियम्बल। तो अगर मान लो, देखो यहां से चीजों को समझो, क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर उसको मान लो यहां से क्वेश्चन पूछना होता MTS लेवल पर, CHS लेवल पर, वाई ग्रुप लेवल पर, तो वो क्वेश्चन पूछता कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लेकर आया था, और उसने यहाँ क्या पूछ दिया, प्रियम्बल कौन लेकर आया। भाई तुम इतना पढ़ के जाओ ना, कहीं से भी पूछ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कल को ये पूछ दिया तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि प्रियम्बल कौन लेके आया था, जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाए थे, बाद में वो प्रियम्बल बन गया था। आंसर दो जरा सेकंड क्वेश्चन का। CDS वाले बच्चे, CDS 2017 का क्वेश्चन है, 2-3 साल पहले पूछा हुआ। बताओ जरा इसका, Who among the following was not member of the drafting committee of the constituent assembly? इनमें से कौन संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसका अध्यक्ष नहीं था। कल मैंने बताया था ना, 7 मेंबर थे उसके, 7 में से कौन उसका अध्यक्ष, कौन उसका मेंबर नहीं था, ये पूछा गया है। बताओ जरा, गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, BN राव, या फिर मोहम्मद सैयद सादुल्ला। बताना जरा कौन मेंबर नहीं था। BN राव, मैंने क्या बताया था, BN राव कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार थे, लेकिन ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, SSC 2011। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बताओ जरा फटाफट से। When did the Constitution of India adopt the design of the Indian national flag? मतलब पूछने का देख रहे हो कैसे घुमा दिया डिजाइन को। मतलब कह रहा है कि ये जो झंडा है हमारा, जो तिरंगा है हमारा जो तिरंगा है, ये तिरंगा, ये जो हमारा फ्लैग होगा, भारत का ये फ्लैग रहेगा। संविधान सभा ने किस दिन इस फ्लैग को स्वीकारा था, किस दिन स्वीकारा था, बी नहीं, डी। ऑप्शन डी को लॉक करते हैं, 22 जुलाई 1947 को। और यहीं पर अगर पूछ लिया जाता तिरंगे की जगह राष्ट्रीय गान या फिर राष्ट्रीय सॉन्ग पूछ लिया जाता, तो आंसर क्या हो जाता, 24 जनवरी 1950, 24 ऑफ जनवरी 1950 आंसर हो जाता, अगर ये नेशनल एंथम या फिर नेशनल सॉन्ग पूछ देता। यहां पर क्या पूछा है, नेशनल फ्लैग, तो आंसर क्या हो जाएगा,
22 जुलाई 1947। आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें जरा। बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ भाई। पीसीएस का क्वेश्चन है, देखता हूं जरा कौन कर पाएगा। पीसीएस का क्वेश्चन है, देखता हूं जरा कौन कर पाएगा। बताओ भाई, बताओ, आंसर बताओ फटाफट से। फ्रॉम विच कंट्री डिड द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन? लिखित संविधान प्रारंभ हुआ था किस देश से? किस देश से लिखित संविधान स्टार्ट हुआ है, बताओ जरा। हैं? जापान से, इंडिया से, ब्रिटेन से, अमेरिका से? ब्रिटेन का तो अनरिटन है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो मैंने क्या बताया, ब्रिटेन का तो अनरिटन है। इंडिया ने खुद कॉपी किया है। जापान और अमेरिका में ऑप्शन बचा, मैंने आंसर तुम्हें बताया ही था। अमेरिका से शुरुआत हुई थी, अमेरिका से शुरुआत हुई थी, मैंने आंसर बताया था। एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, तुम दर्द कर रहे हो इसको। एमपीपीसीएस मतलब समझते हो ना, मध्य प्रदेश पीसीएस का, स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं। एनडीए का आ गया भाई, एनडीए का बताओ। अच्छा, ये मैंने 2 दिन तुम्हें हर एग्जाम, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे सिविल के प्री में भी कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन, प्री के मैंने नहीं उठाए थे, मतलब इजी लेवल के 1-2 क्वेश्चन उठाए थे। और बाकी पीसीएस का हो गया, एनडीए का हो गया, सीडीएस का हो गया, आप सीएचएसएल की बात कर लो, सीजीएल की, एसएससी के क्वेश्चन, आरआरबी के क्वेश्चन, सीडीएस के क्वेश्चन, एनडीए के क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं इसमें हर एग्जाम को कवर करने वाला हूं। इसका मतलब ये है, जो पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर तुम ही देने वाले हो। Who among the following was not the member of the drafting committee of the Constitution of India? जो भारत के संविधान को बना रही थी संविधान सभा, उसमें एक समिति थी, प्रारूप समिति। इनमें से कौन उसका मेंबर नहीं था? इनमें से कौन उसका मेंबर नहीं था, ऐसा पूछा है एनडीए में। बताना जरा। बी आर अम्बेडकर मेंबर थे, ये तो अध्यक्ष थे भाई। के एम मुंशी बिल्कुल मेंबर थे। कृष्ण स्वामी अयंगर बिल्कुल मेंबर थे। तो मेंबर कौन नहीं थे? महात्मा गांधी। अच्छा, याद रखना, महात्मा गांधी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। याद रखना, महात्मा गांधी संविधान सभा के ही मेंबर नहीं थे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है फिर से एमपीपीसीएस का क्वेश्चन, फिर से एमपीपीसीएस का क्वेश्चन। बताओ जरा, मध्य प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है। अरे ये कहां गया? हाँ भाई बताओ जरा। अगेन क्वेश्चन है एमपीपीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस का। बताना जरा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा आपसे? हु हैज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए सैक्रेड डॉक्यूमेंट? किसने कहा था कि भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है? किसने कहा था कि भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है? बताओ जरा फटाफट से, इसका आंसर बताओ। बी आर अम्बेडकर साहब ने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि भारत का संविधान क्या है? एक सैक्रेड डॉक्यूमेंट है, एक पवित्र दस्तावेज है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, एनडीए का क्वेश्चन है। आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजंस। तुम पूछ रहे थे ना क्वेश्चन कैसे पूछता है यहां से, तो कैसे पूछा इसने? इमरजेंसी प्रोविजंस मतलब जो आपात उपबंध थे। कौन? आपात उपबंध थे। इमरजेंसी में जो प्रोविजंस लागू किए जाते हैं, जो इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी वगैरह जो लगती है, कितने प्रकार की होती है, कौन लगाता है, कैसे लगती है, वो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये पूछ रहा है जो इमरजेंसी आपात उपबंध है, ये हमने किस देश से कॉपी किए हैं? बताना जरा, किस देश से कॉपी किए हैं? कनाडा से, जर्मनी से, आयरलैंड से, या फिर यूएसए से? तो ये हमने कहां से कॉपी किए हैं? वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। यहां से हमें एक चीज और समझ आ गई कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं? वीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी, तो जर्मनी से हमने क्या कॉपी किए हैं? इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। तो ये तो मैंने अभी तुम्हें कराया नहीं है। अच्छा, इसका आंसर बताओ। वो 2 क्वेश्चन मैंने अभी तुम्हें कराए नहीं है क्योंकि प्रियम्बल से थे वो। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ भाई।
महात्मा गांधी जी संविधान सभा के खिलाफ थे भाई, खिलाफ नहीं थे, खिलाफ नहीं थे महात्मा गांधी जी संविधान सभा के, वो बस मेंबर नहीं थे, ऐसा नहीं था वो खिलाफ थे, लेकिन वो बस मेंबर नहीं थे, खिलाफ नहीं थे। इसका आंसर बताओ। ये क्या पूछा है, द डिसीजन टू इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी वाज टेकन। ये पूछ रहा है कि जब संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था 1949 को, तो हमने उसे उसी दिन लागू क्यों नहीं किया, क्यों हम 2 महीने तक रुके रहे। उसका आंसर क्या है, द कांग्रेस सेलिब्रेटेड द सिचुएशन एज इंडिपेंडेंस, से की जगह डे होगा यहाँ पर, ठीक है, एज इंडिपेंडेंस डे इन द ईयर 1930। तो मैंने तुम्हें बताया हर साल 26 जनवरी के दिन हम क्या मनाते थे, स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं 1930 से, इसलिए हमने इस दिन की इंपोर्टेंस को बनाए रखने के लिए क्या किया, इस दिन की इंपोर्टेंस को बनाए रखने के लिए क्या किया, 2 महीने रुक गए कि हम संविधान को 2 महीने बाद इंप्लीमेंट कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जरा ये बताओ, ये थोड़ा सा हो सकता है टफ क्वेश्चन होगा, तुम्हें एग्जाम समझ सकते हो कौन से एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है ये थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा, पिछले साल ही पूछा गया था 2020 में। कब पूछा गया था, 2020 में, सिविल में 2020 में पूछ रखा है। मैं देखता हूं ये थोड़ा सा क्या है, गूगली क्वेश्चन है, थोड़ा गूगली क्वेश्चन है। इसका आंसर कौन देगा जरा मैं देखता हूं, बताना जरा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बता दो जरा, मैं देखता हूं इसका आंसर सही कौन देगा। ये है गूगली क्वेश्चन। यहां से तुम्हें समझ आएगा कि चीजें सेम रहती हैं, बस लेवल बदलने से चीजें वही है, सिलेबस वही है, लेवल बदल गया, क्वेश्चन की डेफिनेशन ही बदल जाती है। ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है, बताइए जरा फटाफट से, देखते हैं इसका आंसर कौन सही देगा। पक्का ए। देखो भाई 9 बजने वाले हैं, रोशन सर तुम्हारे सामने आ चुके हैं और रोशन सर ने आंसर दे दिया है कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा रोशन सर ने बोला है, तो इसका आंसर ये होगा। अब मेरी बात समझिए, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, तुम दोगे। मैंने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, मैंने कहा कि एक घर की तरह अगर हम देश को देखें तो घर में जो रूल्स बने हुए होते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाना है, रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है, तो ये हमारी पावर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लिमिटेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारी पावर को। ये भाई सुबह 6 बजे उठ जाना है, कोई नहीं सो सकता 6 बजे के बाद, रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं रहेगा। बताओ जरा, ये हमारी पावर को बढ़ा रहे हैं या फिर ये जो रूल्स हैं हमारी पावर को लिमिटेड कर रहे हैं, बताना जरा क्या कर रहे हैं, लिमिटेड कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी पावर को क्या कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं। हम ज्यादा पावर नहीं हो सकती, हमारी पावर को सीमित कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्या था भाई, गूगली क्वेश्चन था, सिलेबस सेम रहता है, एग्जाम का नाम चेंज होते ही देख रहे हो क्वेश्चन कैसे खेल जाता है, क्वेश्चन कैसे हमारी भावनाओं के साथ खेल जाता है। तो चलिए, रोशन सर कह रहे हैं कि मेरा आंसर सही था, तुमने जानबूझकर गलत किया है, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पिछले साल ही ये सिविल के क्वेश्चन में आ रखा है, आईएएस प्री 2020 का क्वेश्चन है ये, तो देख रहे हो। तो बस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और हम क्या करेंगे, अभी मैं पीडीएफ डलवा देता हूं, 5 मिनट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी और इस पीडीएफ को रिवाइज कर लेना। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, कोरोना से थोड़ा सैनिटाइज वगैरह होते, अपने हाथों को सैनिटाइज वगैरह करते रहिए, घर परिवार का भी ध्यान रखिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।